हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथेसिस के बारे में, जिसे हम परिकल्पना भी कहते हैं। जानेंगे कि हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च के अंदर में इसका क्या महत्व है और हाइपोथेसिस से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है और इसकी मेजर टाइप्स क्या है। इनके ऊपर में आज हम कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये हमारे रिसर्च को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। So beginning with, I am Dr. Manuraj Sharma, an assistant professor at the University Department of Geography, LN Mithila University in Darbhanga। इससे पहले कि हम जाने कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है रिसर्च के अंदर में हाइपोथेसिस या उससे रिलेटेड फैक्ट्स को, हम ये जानते हैं कि जब कभी भी हम अपना रिसर्च को शुरुआत करते हैं तो हमारा सामने महत्वपूर्ण ये रहता है दैट वी राइट द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ये रहती है कि जो समस्या, जो शोध का विषय है, उसे हम अपने शब्दों में या अपने एक टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर में उसको लिखें। एंड साथ साथ महत्वपूर्ण ये रहता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसको भी आइडेंटिफाई कर लें। दैट मीन्स हम रिसर्च कैसे करेंगे, हमारा रिसर्च का जो सेंटर्स हैं, ठीक है, या मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो किन चीज़ों पे, किन बिंदुओं पे केंद्रित रहेगा, हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एंड देन वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव से आइडेंटिफाई किए हैं उसके बेसिस पे हम एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। दैट मीन्स जब कभी भी रिसर्च स्टार्ट करने के बाद में हमने जब पायलट सर्वे कर लिया है अपने एरिया का, या आपने अपने स्टडी एरिया के अंदर में रेकी कर ली है, जिस क्षेत्र में आप अध्ययन करना चाह रहे हैं वहाँ पे जाने के बाद लोगों से बातचीत, इंटरेक्शन या जो पैरामीटर्स को आप स्टडी करना चाहते हैं उनको देखने के बाद में आपको ये ज्ञात हो जाता है कि आपको आपकी रिसर्च किस डायरेक्शन में लेके जानी है, या आपके रिसर्च के जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं या अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या पारस्परिक संबंध है, पहली बात, ठीक है, या ये एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये आपके रिसर्च के अंदर में किस प्रकार से इन्फ्लुएंस या इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, देन वी कम टू द टॉपिक ऑफ हाइपोथेसिस। दैट मीन्स वी अज्यूम, हम ये परिकल्पना पूर्व में कर लेते हैं कि हमारे रिसर्च के अंदर कौन से पैरामीटर्स या वेरिएबल्स इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है, और वो किस स्वरूप में करेंगे। दैट मीन्स हम एक रिसर्च के अंदर में एक प्रोसेस में आ जाते हैं, दैट इज वी ट्राई टू फ्रेम और रिलेट वेरिएबल्स विथ ईच अदर, और वी कंपेयर द सैम्पल्स, ठीक है, जो हमारे पास में नमूने हैं, हम कई बार उनको तुलना करते हैं ओरिजिनल जो टोटल पॉपुलेशन है उनके साथ में भी। तो कई प्रकार के पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में हम अपने हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। तो डेफिनेशन से शुरुआत करें पर जानेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है। टू बिगिन विद वेरी सिंपल डेफिनेशन जो कहती है कि हाइपोथेसिस इज ए प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट इन रिसर्च whose मेन फंक्शन है, या जिसका मेन फंक्शन है कि आपको नए एक्सपेरिमेंट या नए ऑब्जर्वेशन के साथ में आपको ज्ञात करवाए। दैट मीन्स आप कई बार हाइपोथेसिस इसलिए भी टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस का निर्माण इसलिए करते हैं ताकि आपके सामने नए फैक्ट्स, ठीक है, नई ऑब्जर्वेशंस, नई स्टडी रिजल्ट्स वो उभर के आए। सोशल साइंसेस के अंदर जब हम रिसर्च करते हैं तब हमारे बारे में एक हमारा मुख्य ध्येय ये होता है कि जिस समाज को हम स्टडी कर रहे हैं, जिस पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, जिस पॉपुलेशन के अलग अलग आयाम को स्टडी कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट हम जनरलाइज कर सके या जनरेट कर सके। जब मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट्स, तो उसका मतलब ये चीज़ होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी घटना किस रूप में घटित होगी, ठीक है, तो उसके बारे में हम पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, अगर मान लिया जाए दो वेरिएबल्स हैं जिसमें कि एक है महिलाओं की शिक्षा और दूसरा है किसी क्षेत्र के अंदर में भ्रूण हत्या की क्या क्या जो इंसिडेंसेस हुए हैं, इन दोनों के बीच में परस्पर संबंध देखने की कोशिश करें या इनको हम स्टडी भी करना चाहें, तो ये परिकल्पना, ये परिकल्पित हम कर सकते हैं कि जितनी महिलाओं की शिक्षा समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, मतलब समय के अनुसार महिलाएं जितनी शिक्षित होती चली जाएंगी, भ्रूण हत्या धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो ये इस प्रकार का जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि चीज़ें किस रूप में घटित होगी, हाइपोथेसिस हमें प्रोवाइड करता है कि ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे तथ्य हम आपका रिसर्च के अंदर में लेके आएँ और बाद में
इसको हम टेस्ट करते हैं ताकि जान पाएं कि वाकई में शिक्षा का क्या महिलाओं के भ्रूण हत्या के ऊपर में या बच्चों के भ्रूण हत्या के साथ में कोई संबंध है, क्या शिक्षा का क्राइम के साथ में कोई कनेक्शन है या ये आपस में रिलेटेड है। इन चीज़ों को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। कई बार इसको इस रूप में भी कहते हैं, दैट इज हाइपोथेसिस इज समथिंग दैट लेट्स ए रिसर्चर आस्क फॉर्मल क्वेश्चंस, कुछ वैसे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता है जो वो रिसर्च में ढूंढना चाहता है। हम हाइपोथेसिस इस प्रकार से क्रिएट करते हैं ताकि जान सके कि हमारा रिसर्च के अंदर में जो ऑब्जेक्टिव्स है उससे रिलेटेड जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो क्या होंगे या उसके क्या उत्तर हो सकते हैं। And then the fourth part है हमारा definition का, it can also be stated as that hypothesis is a proposition or a set of proposition जिसे एक्सप्लेनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, एक ऐसा एक्सप्लेनेशन जो किसी भी घटनाक्रम को एक्सप्लेन कर सकता हो। जैसे कि मैं कहूँ कि बिहार के संदर्भ में कि बिहार में बाढ़ का पानी, ठीक है, या बाढ़ की घटना आपके भारी वर्षा से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि बिहार में बाढ़ की स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब बिहार में भारी वर्षा होगी। अगर भारी वर्षा नहीं हो रही तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। जैसा कि कई बार हम लोग पड़ोसी देशों के ऊपर में सरकार की बुरी नीयतों को सरकार की बुरी नीतियों नियत नहीं सरकार की बुरी नीतियों के साथ में इसको कई बार हम रिलेट करने लग जाते हैं। पर कई बार सिंपल वे के अंदर में हम ऐसा भी प्रपोज कर सकते हैं, दैट इज ऑल द फ्लड इवेंट्स आर रिलेटेड टू हैवी रेनफॉल। तो कई बार हम इस प्रकार के संदर्भ में आंसर भी देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो हमारा जो कई स्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं उसके साथ में वो रिलेट भी करता रहता है। दैट इज it is some kind of it provides a conjecture to some investigation or as an answer that is highly probable in the light of established facts। वैसी चीज़ें जिसके बारे में हमें पूर्व से ज्ञात है, बाढ़ की स्थिति कभी भी बगैर वर्षा के नहीं होगी, इन चीज़ों को भी रिलेट करने की कोशिश करते हैं। कई बार होता है कि बांध का सही संचालन नहीं करना, बांधों का सही निर्माण नहीं होना या रखरखाव नहीं होने की स्थिति में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को रिलेट करके भी हम हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। तो हाइपोथेसिस इज अ प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट, दैट मीन्स ये किसी चीज़ के बारे में आपको पहले से प्रेडिक्शन कर देता है। जब प्रेडिक्शन कहता हूं तो ये पूर्व में आपको जानकारी उपलब्ध कराने के बारे में सूचना देने लग जाता है। और ये सूचना किस प्रकार की हो सकती है, ठीक है, या हाइपोथेसिस हमें किस प्रकार का बनाना चाहिए जो कि जानकारी दे सके। दैट इज दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं। दैट इज फर्स्ट में आता है स्टूडेंट हु रिसीव काउंसलिंग विल शो ए ग्रेटर इंक्रीज इन क्रिएटिविटी देन स्टूडेंट्स हु आर नॉट रिसीविंग इट। दैट मीन्स जो छात्र कक्षा में आते हैं, लगातार शिक्षकों से मिलते हैं, आज की डेट में जैसे आजकल नैक में बहुत प्रमोट किया जा रहा है मेंटर एंड मेंटी का रिलेशनशिप, तो ऐसे रिलेशनशिप के अंदर में स्टूडेंट्स अगर टीचर्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्लासेस में रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसा देखा गया है कि उनकी क्रिएटिविटी में हमें इजाफा या बढ़ोतरी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है, जिस चीज़ के बारे में हमें पूर्व से थोड़ा बहुत ज्ञान है, इस प्रकार का प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट हमें हाइपोथेसिस देता है। हालांकि जो बातें कही जा रही हैं ये सत्य भी हो सकती हैं, ये असत्य भी हो सकती है, ये हाइपोथेसिस टेस्ट करने पे पता चलता है। बट हम क्या करते हैं रिसर्च के अंदर में, जब कभी भी इस प्रकार का हाइपोथेसिस का निर्माण करें, परिकल्पना करते हैं कि शोध के अंदर में जो विषय वस्तु हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, वो किस प्रकार से रिलेटेड होंगे, उनके बारे में कहीं ना कहीं हमें पूर्व में जानकारी उपलब्ध होती है। दूसरा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं हो, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। दैट इज एक एग्जाम्पल ये भी है कि ऑटोमोबाइल ए इज परफॉर्मिंग एज वेल एज ऑटोमोबाइल बी। अगर ऑटोमोबाइल कोई ए है, ठीक है, कोई अच्छी कंपनी का है, और तो वो बिल्कुल ही ऑटोमोबाइल नंबर 2 या नंबर बी के बराबर उतने ही समकक्ष रूप में वो काम कर रहा है, उतने ही क्षमता के साथ काम कर रहा है। हालांकि इसको हम किसी और चीज़ों के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट में मिलने वाले दो पेप्सी या कोको कोला के दो ब्रांड्स हैं, क्या इन लोगों की सेल, इन लोगों का मार्केट एरिया, इन लोगों की ग्लोबल अपील, इन चीज़ों को भी हम आपस में कंपेयर करके टेस्ट कर सकते हैं, क्या वाकई में एक बराबर है या एक दूसरे को सुपरसीड कर रहा है। इस प्रकार की बातें भी कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप हाइपोथेसिस का निर्माण करें शोध के अंदर में, हालांकि ये जब हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं तो शोध की शुरुआत करने से पहले का ये प्रोसेस है, ठीक है। तो हमें कुन कुन बातों का ख्याल रखना चाहिए या हमारा हाइपोथेसिस कैसा हो, इसके बारे में थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हम जानेंगे। जैसे कि हाइपोथेसिस शुड बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज, ठीक है। दैट मीन्स
हमारा हाइपोथेसिस है वो बहुत क्लियर शब्दों में लिखा होना चाहिए, बहुत आपका संक्षिप्त रूप में हो, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या चीज़ है, वो कैपेबल हो बीइंग टेस्टेड। आप ऐसे किसी भी हाइपोथेसिस का निर्माण ना करें जिसको टेस्ट ना किया जा सकता हो, और टेस्ट कुछ इस प्रकार का कि अगर उस चीज़ को मैं ज्ञात करूं तो भी वो सत्य निकले, दूसरा व्यक्ति ज्ञात करे तो भी वो सत्य निकले। हाइपोथेसिस का सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको टेस्ट किया जा सकता है कि नहीं। जो मैं कथन कह रहा हूं, जो मैं कथन दे रहा हूं, जो मैं परिकल्पना कर रहा हूं रिसर्च शोध करने से पहले, अगर उसको आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप उसके ऊपर में किसी प्रकार का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तो वो कथन किसी हमारे यूज़ का नहीं रहेगा। सो हाइपोथेसिस की एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वालिटी है दैट इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड। कई बार ऐसा भी होता है कि हाइपोथेसिस के अंदर में हम रिलेशनल हाइपोथेसिस है तो वहाँ पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमारा हाइपोथेसिस कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि दो वेरिएबल्स के बीच में पारस्परिक संबंधों को भी वो धीरे धीरे पारस्परिक संबंधों को वो दर्शाए। जैसे कि मैंने पहले कहा था, अगर क्लाइमेट चेंज आप स्टडी कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं कि एक वेरिएबल आपका टाइम हो सकता है, दूसरा आपका एयर टेम्परेचर हो सकता है, मीन एनुअल टेम्परेचर। अगर दो वेरिएबल्स को आपस में हम कुछ इस प्रकार से डालें तो ये बता सकते हैं परिकल्पना के रूप के अंदर में कि समय के साथ साथ हमारा जो दैट इज एयर टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स अगर हमारा साल हर साल जैसे कि वो बढ़ता जा रहा है, 1901 से शुरू करते हैं 2022 तक के अंदर में, तो 122 वर्षों के अंदर तापमान किस प्रकार से रहा है, ये चीज़ों का रिलेशन भी हम अपने हाइपोथेसिस में शो कर सकते हैं। दैट इज विद द टाइम द एयर टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड। एंड ऐसे ही हमारे आईपीसीसी के अंदर में, यूएनएफसीसी के अंदर में बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च स्टार्ट करने से पहले लोगों ने हाइपोथेसिस दिए हैं। Another more important thing is that is हमारा hypothesis should be limited in scope and must be specific। आप hypothesis का ऐसा कभी भी निर्माण ना करें, ठीक है, जिसके अंदर में बहुत सारी चीज़ों का सम्मिलित हो जाए, जैसे कि लैंड यूज़ चेंजेस के बारे में, ठीक है, किसी क्षेत्र के अंदर में भूमि उपयोग अगर वो परिवर्तित हो जा रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों का इकॉनमी वो उस ढंग से चेंज हो जाना, सरकार की बैड पॉलिसीज़ हो सकती है, आपका रूरल एरिया हो सकता है शायद वो अर्बन एरिया में ट्रांसफॉर्म कर गया हो, या हो सकता है वो एरिया ही जो वो बैडलैंड टोपोग्राफी के अंदर में आ गया हो। ऐसे कभी भी किसी भी हाइपोथेसिस का निर्माण न करें जिसमें कि बहुत सारे वेरिएबल्स हों या किसी भी रूप के अंदर में दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना डिफिकल्ट हो जाए। तो इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी नैरो हाइपोथेसिस शुड बी क्रिएटेड जिसको टेस्ट करना आसान हो आपके लिए। And another most important thing about hypothesis is that it should be easily understandable। ऐसा लिखा जाए hypothesis जिसको सबके लिए समझना बहुत आसान हो, ठीक है, ताकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी इस चीज़ को टेस्ट करना चाहे, वेरीफाई करना चाहे तो वो आसानी से कर सके। एंड जो हमारे ऑलरेडी नोन फैक्ट्स हैं उनके साथ में कंसिस्टेंट हो, टेस्टिंग के लिए एमिनेबल हो, एंड साथ साथ में जो प्रश्न, ठीक है, जो हमारे मन में थे, जो तथ्यों की हमें जानकारी थी, ये उसके साथ में रिलेट करता भी हो। दैट मीन्स इट शुड एक्सप्लेन द फैक्ट्स दैट गेव राइज टू द नीड फॉर द एक्सप्लेनेशन। हमने इस परिकल्पना को क्यों बनाया, किन वेरिएबल्स को आपस में टेस्ट करना चाहते थे, क्या ये उनका एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है, इस चीज़ का ख्याल रखना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम आ जाते हैं फाइनली इस बात के ऊपर में कि हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने जान लिया, हाइपोथेसिस क्यों बनाते हैं इसको जान लिया। अब ये जानेंगे कि हाइपोथेसिस कितने प्रकार के हो सकते हैं। मुख्यतः हमारे पास में हाइपोथेसिस दो प्रकार के होते हैं, दैट इज नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के बारे में कुछ ऐसे जानते हैं कि अगर मेरे पास में किसी एक्टिविटी को या किसी फेनोमेना को स्टडी करने के अगर दो मेथड्स हों तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन सा मेथड है जो अच्छा काम कर रहा है और कौन सा मेथड अच्छा काम नहीं कर रहा है। अगर मान लिया जाए मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ और मैं ArcGIS के अंदर किसी क्षेत्र के अंदर में इंटरपोलेशन करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास में इंटरपोलेशन करने के लिए दो विधियाँ, 3-4 विधियाँ अवेलेबल हैं, जैसे कि IDW इंटर डिस्टेंस वेटेड जो है वो हमारे पास में है, या हमारे पास में स्प्लाइन है और क्रिगिंग है। इस प्रकार के हमारे पास में अगर मेथड्स अवेलेबल है तो ये जानना चाहूँगा कि अगर मैं इंटरपोलेशन करना चाह रहा हूँ तो मेरे लिए क्रिगिंग अच्छी है कि मेरे लिए स्प्लाइन अच्छा है, तो दो मेथड्स को मैं टेस्ट करना चाहूँगा। सो व्हाट विल आई डू, मैं पहला एजम्पशन ये मान के चलूँगा कि दोनों ही मेथड जो है वो एक रूप से समान रूप से अच्छे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मैं किसी को सुपीरियर, किसी को बहुत अच्छा या किसी को बहुत बुरा मेथड को नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल या नल अप्रोच लेके चल रहा हूँ। दैट मीन्स दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं।
जब इस प्रकार के एजम्पशन पे आप हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। कई बार इसको वॉइड हाइपोथेसिस भी कहा जा सकता है। इसके विपरीत दूसरा, अगर मैं एक ऐसा हाइपोथेसिस का निर्माण करूं जिसमें कि ये बताऊं कि एक मेथड जो है जैसे कि स्प्लाइन है वो क्रिगिंग की तुलना में बढ़िया काम करता है या बढ़िया इंटरपोलेशन रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है, तो इस प्रकार के हाइपोथेसिस को कहा जाएगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हाँ, मतलब ये हो गया कि नल हाइपोथेसिस कोई रिलेशन इस प्रकार का प्रोवाइड नहीं करता हो, ठीक है, या चीज़ों को सामान्य रूप में आपका प्रस्तुत कर दो, तब उसको कहेंगे नल हाइपोथेसिस या नल परिकल्पना। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर में हो जाएगा दैट इज अगर वो उसका कोई ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता हो, मतलब कि हमें एक उत्तर देता हूँ कि कौन बढ़िया है और कौन सा बुरा है। सो हम इसको कुछ और लेवल तरीके से भी समझा सकते हैं, दैट इज डिस्टिंक्शन बता सकते हैं दोनों में भेद क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ क्या, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जिसको हम अप्रूव करना चाहते हैं, और नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जिससे हम डिसअप्रूव करना चाहते हैं। दैट मीन्स मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि एक ऐसा हाइपोथेसिस का निर्माण हो या ऐसा मेरा स्टडी रिजल्ट निकाले जिसमें कि दो मेथड्स को वो एक जैसा ही बताए, एक जैसा बढ़िया बताए। मेरी हमेशा कोशिश ये रहेगी, अगर दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ तो एक को हमेशा अच्छा बताने की कोशिश करूँ, ठीक है, एंड दूसरे को मैं थोड़ा सा इन्फीरियर या सुपीरियर इस ढंग से बताने की कोशिश करूँ। दैट मीन्स मैं एक लेवल लाने की कोशिश करूँगा। नल हाइपोथेसिस है जिससे हम हमेशा चाहते हैं कि वो रिजेक्ट हो, क्योंकि वो कोई भी रिसर्च के वेरिएबल्स को डायरेक्शन नहीं देता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज द वन दैट आई वांट टू अप्रूव एंड नल हाइपोथेसिस इज द वन दैट आई वांट टू डिसअप्रूव। एक चीज़ और भी हो जाती है कि नल हाइपोथेसिस में कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है, ठीक है, उसे हम बड़ा स्मॉल रखना चाहते हैं। दैट मीन्स कि अगर कोई चीज़ें किसी वक्त में, अगर मान लीजिए मैं कोई नल हाइपोथेसिस है उसका मैंने निर्माण कर लिया है, या नल हाइपोथेसिस ऐसा किया है कि किसी भी घटनाक्रम या कोई भी फिनोमेना का कुछ सर्टेन वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, अगर उसमें कोई एरर आ जाए तो क्या होगा, मेरा वो अप्रूव ना हो जाए। तो उसके लिए कोशिश करूँगा मैं कि सिग्निफिकेंस जो लेवल है, ठीक है, वो मैं न्यूनतम रखूँ। दैट इज़ मेरे पास रिस्क बहुत हाई नहीं होना चाहिए। जैसे कि सिंपल एग्जांपल में बताना चाहूँ तो मान लिया जाए कि कोई एक दवाई की कंपनी है, ठीक है, और वो ये स्टडी कर रही है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो दवाई है, ठीक है, वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के संपर्क में आ जाने के बाद में एडल्ट्रेटेड हो जाती है। दैट मीन्स उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है या वो दवाई अब उपयोग करने लायक नहीं है। तो मेरा नल हाइपोथेसिस ये हो जाएगा दैट इज़ कि मेरी जो मेडिसिन हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के संपर्क में आ जाने के बाद में वो एडल्ट्रेटेड हो जाती है। अगर ऐसा रिलेशन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं रिस्क ऑफ एरर जो है, ठीक है, जो सिग्निफिकेंस का लेवल है वो ये चाहूँगा कि वो न्यूनतम रहे, क्योंकि अगर इस प्रकार की दवाइयाँ, ठीक है, जो कि एडल्ट्रेटेड अगर वो हो गई हैं तब तो सारे के सारे सैंपल्स को हटा देना चाहिए, 100 के 100 हों या 150 जितनी दवाइयाँ सबको हटा देना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं एडल्ट्रेटेड होता है तो मैं चाहूँगा कि मेरी दवाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पहुँचे। तो एडल्ट्रेशन का जो लेवल है या रिस्क, मेरा जो रिस्क का लेवल है वो मैं ये चाहूँगा कि वो न्यूनतम रहे, तो 5% या 1% हो सकता है आपको। And another thing is, null hypothesis should also always be specific compared to an alternative hypothesis. जब कभी भी आप null hypothesis का निर्माण कर रहे हैं तो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। मान लिया जाए किसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि अगर दवाई है, ठीक है, क्या दवाइयों के अंदर में एडल्ट्रेशन पाया गया, तो अगर वो यस है, ठीक है, तब तो सारे सैंपल्स को आप रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर वो नहीं पाया जा रहा है तो मैं फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के पास जाऊंगा कि आपका एडल्ट्रेशन कितना है, ठीक है, या क्वालिटी में चेंजेस कितनी है, तो मैं एक्सेप्टेंस या वैसे मेडिसिन का एक्सेप्टेंस के लिए प्रमोट करूंगा। अगर ये फार्मेसी की बातें हैं, सिंपल एग्जांपल्स को समझाने के लिए, तो नल हाइपोथेसिस शुड ऑलवेज बी स्पेसिफिक कंपेयर टू एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है, उसको और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको कैसे समझा जाए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो इसको इस प्रकार से समझ लेते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, ठीक है, एक वैसा लेवल, ठीक है, जिसमें कि हम अपने जो नल हाइपोथेसिस है उसको तब रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, हम रिजेक्ट करेंगे कब, अगर उसमें 0.05
जो % है आपका, ठीक है, या कह सकते हैं 0.05 जो प्रोबेबिलिटी है उसकी, वो अगर सत्य हो जाए। मैंने कहा था कि मैं नल हाइपोथेसिस को हमेशा रिजेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर ये मान लिया जाए कि अगर उसकी संभावना है कि वो अगर नहीं भी हो, ठीक है, एडल्ट्रेशन में अगर हो, ठीक है, या ना हो, ठीक है, एडल्ट्रेशन अगर हो गई है और 0.05 सैंपल हमें मिल रहे हैं, तो मैं इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करूँगा। दैट मीन्स मेरे पास कहीं ना कहीं, या अगर किसी और ढंग से देखा जाए, सिंपल और समझा जाए कि क्लास में अगर बच्चे अपना असाइनमेंट्स सबमिट कर दे रहे हैं, ठीक है, अगर जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं वो बच्चे अपना असाइनमेंट्स सबमिट कर दे रहे हैं, अगर 5% बच्चे अगर नहीं भी कर रहे हैं, तो फिर भी मैं ये मान लूँगा कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो असाइनमेंट आपका सबमिट करते हैं। दैट मीन्स 95% लेवल पे मैं इस बात पे अग्री कर जाऊंगा कि हमारे बच्चे जो है वो असाइनमेंट सबमिट करेंगे। जो बच्चे क्लासेस में आ रहे हैं वो 95% बच्चे अपने उसको असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। दैट इज मैं कितना एज अ रिसर्चर कितना प्रतिशत जो है वो रिस्क लेना चाहूँगा। अगर मेरा नल हाइपोथेसिस जो है अगर वो रिजेक्ट भी हो जा रहा है, उसके वैल्यूज़ अगर ट्रू भी निकल के आ रहे हैं, तो 0.05% अगर वो सही भी दिख रहा है तब भी मैं उसको रिजेक्ट करूँगा। नल हाइपोथेसिस अगर सही भी दिख रहा है मुझे, जो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तब भी अगर मैं रिजेक्ट करूँगा, दैट इज़ अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के सिलेक्शन में कई प्रकार की समस्या या प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती है। तो दो प्रकार के एरर हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, दैट इज टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, दैट इज अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू मिल गया है, नल हाइपोथेसिस जो आपने सेलेक्ट किया था कि कोई घटनाक्रम इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है, अगर हमारा पिछले 120 वर्षों के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो आपकी 1.2 डिग्री सेल्सियस है, अगर इस प्रकार का हमने हाइपोथेसिस का निर्माण किया है, ये अगर सत्य पाया जाता है तो हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। बट आपका जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और उसके बावजूद अगर आप इसको रिजेक्ट करते हैं, तब आप कैटेगरी में आ जाते हैं, दैट इज टाइप 1 एरर। मतलब अगर समय के साथ में ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग आपकी 1.2 डिग्री सेल्सियस अगर आपने हमने परिकल्पना में ऐसा लिखा था और रिजल्ट में ऐसा पाया, ठीक है, तो उसके बावजूद, ठीक है, हमने अगर इसको रिजेक्ट कर दिया, जो कि हमारा नल हाइपोथेसिस सही निकलता है, बट हमने उसके बावजूद इसको रिजेक्ट कर दिया, तो वी फॉल इनटू फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। हालांकि इसके बिल्कुल विपरीत जो दूसरा हमारा टाइप 2 एरर, पहले वाला जिसको हम कहते हैं कई बार अल्फा एरर भी कहा जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी एरर है, पहली गलती है, नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड गलती है, जिसमें कि वो सही होने के बावजूद उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए इसको अल्फा भी कहा गया है। दूसरी गलती तब होती है टाइप 2 एरर के अंदर में, जब नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स होता है। हमने जो पहली परिकल्पना की जिसे हम रिजेक्ट करना चाह रहे थे, ठीक है, वो गलत थी, बट उसके बावजूद हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं कह दूं कि मैंने परिकल्पना ये कर ली कि पिछले 120 वर्षों के अंदर में हमारे पृथ्वी का तापमान जो है वो 1.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, हालांकि ये तथ्य गलत है, पर इस गलत होने के बावजूद अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूं कि ये हाइपोथेसिस करेक्ट है, तो मैं क्या करता हूं, मैं टाइप 2 का एरर क्रिएट कर देता हूं। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे बीटा एरर जो था वो हाइपोथेसिस का क्रिएट कर लिया है, दैट मीन्स मैंने ये एरर कर दिया है। तो दो मुख्य प्रकार के एरर है, ठीक है, जिसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अगर नल हाइपोथेसिस आपका सही मिल रहा है तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर नल हाइपोथेसिस आपका गलत होता है या फॉल्स होता है तो करेक्ट कंक्लूजन ये रहेगा कि आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आके हम अपने हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स के अंत में पहुँच चुके हैं। सो थैंक यू। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा सकता है, दैट इज व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। एंड फाइनली एट द एंड जब मैं थैंक यू आपको कह रहा हूँ तो मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज माय बुक फोटोग्राफिक गाइड टू द बर्ड रिचेस ऑफ दरभंगा। मुझे लगता है कि हम किसी भी क्षेत्र में हम किसी भी कार्य कर रहे हो, हमें अपने पर्यावरण के प्रति सजग रहना चाहिए। और हमारा भारत का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 51A, वो ये भी कहता है कि हर हमारे सिटीजन की ड्यूटी है कि हम अपने अगल बगल के प्राकृतिक वातावरण, जंगल, वृक्ष, तालाब, ठीक है, या आपको जितने भी जीव जंतु देखने को मिलते हैं उनके प्रति सद्भावना रखें, ठीक है, और उनके बचाव के या उनके हित के लिए प्रयास करें। सो थैंक यू एंड वी विल मीट again in another lecture shortly. Thank you.